नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 60%, 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, योगनगरी स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा। लोको पायलट की लापरवाही से हादसा होने की आशंका। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद बढ़ा वाहनों का दबाव। 2 दिन में दून पहुंचे 45,000 से ज्यादा गाड़ियां। उत्तराखंड में 17 दिन के भीतर बिजली की मांग फिर 1 करोड़ यूनिट बढ़ी। प्रदेश में संकट के आसार। हरिद्वार में स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था पर चढ़ा पारा। सीएमएम को दी गई चेतावनी। उत्तराखंड में श्रम विभाग का औद्योगिक संगठनों को सुझाव। कारखानों में बोर्ड पर लिखे श्रमिकों के वेतन की जानकारी मांगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। तो चारधाम यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को न्योता दिया है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर आने का आमंत्रण दिया है और ये मुलाकात की तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीर। चारधाम यात्रा आने का आमंत्रण दिया है। जगदलपुर में सीएम धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। तो सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर आने का आमंत्रण दिया है। जगदलपुर में सीएम धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह मुलाकात की तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। चारधाम यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को न्योता दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम चौहान जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, चारधाम यात्रा पर आने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया, और क्या कुछ मुलाकात में बातें की गई, पूरी जानकारी कैसे जुड़ी आपके पास? जी, चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल से हो चुका है प्रदेश में, और लगातार राज्य सरकार जो है अपने तमाम पूरे देश में जितने भी भाजपा के सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाकर के जो है हर वर्ष इसी प्रकार का न्योता देते हैं। और इसी क्रम में जो है कल मध्य प्रदेश का दौरा सीएम धामी का था, जिस दौरान जो है उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट करी और उस दौरान जो है उन्होंने उनको भी चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। और इसी के साथ साथ में राज्य से जुड़ी और चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी बातों की जो है उनके आपस में जो है चर्चा की गई। और इसी के साथ ही जो है उन्होंने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश की जानकारी सीएम धामी ने उनके यादव जी से जानकारी ली। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और चारधाम यात्रा पर आने का उन्हें न्योता दिया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में इस हफ्ते पड़ेगी भीषण गर्मी। तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ों में 20 मई के बाद हल्की बारिश से राहत मिलेगी। तो बढ़ती गर्मी से जंगलों में आग का खतरा है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में तपिश बढ़ी। अगले 3 दिन बाद पहाड़ों में बूंदाबांदी के आसार भी जताए गए हैं। तो बढ़ती गर्मी से जंगलों में आग का खतरा, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अगले 3 दिन बाद पहाड़ों में बूंदाबांदी के भी आसार जताए गए हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में तपिश बढ़ी। अगले 3 दिन बाद पहाड़ों में बूंदाबांदी के आसार हैं।
तो उत्तराखंड में इस हफ्ते पड़ेगी भीषण गर्मी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई और इसी के साथ पहाड़ों में 20 मई के बाद हल्की बारिश से राहत मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में इस हफ्ते भीषण गर्मी पड़ने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है और साथ ही 20 मई के बाद हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। पूरी जानकारी क्या है मौसम विभाग की तरफ से? लगातार प्रदेश में जो है गर्मी से जो है तपश बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है इस बार का जो मौसम जिस प्रकार से समय व्यतीत हो रहा है तो वो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की गर्मी उत्तराखंड में देखने के लिए नहीं मिलती थी और इसी के साथ में जो है लगातार लोग जो है गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। पारा जो है 35 से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है और इसी को लेकर के मौसम विभाग ने जो है अगले आने वाले 3 दिनों में जो है लगातार 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी बताई है। और खास तौर पर मैदानी इलाकों की बात करें तो तेज धूप और गर्म हवाओं का असर भी देखने को उसमें मिल सकता है। हालांकि पहाड़ों में जो है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 20 तारीख के आसपास जो है हल्की बारिश और जो है 4000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने बताई है। और इसी के साथ बढ़ती गर्मी के चलते जो एक चिंता का विषय इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में जो वनों के आसपास है वो वनाग्नि का है, उस पर भी जो है वो मौसम विभाग ने जो है लगातार जो है इस विषय को गंभीर बताया है। तो इसी को लेकर के सतर्क रहने की भी अपील की है। साथ ही चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी जो है कड़ी जो है परेशानी का कोई सामना न करना पड़े, तो इसके लिए जो है लगातार स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से जो है उनकी जांच की जा रही है। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान शिजान पुत्र अब्दुल करीम निवासी घोसियान मोहल्ला ज्वालापुर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगी। मामले को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भाई आप ना मतलब गाय पकड़नी होगी ना, गाय भैंस जो सारे वो उसमें हो गए, वो मेरे पास आ रही है आज जिसको पकड़ी जाती है वो पकड़ ले। पकड़ने की बात नहीं, इतने काटने की बात करें। मैं काटूंगा, मैं कटाऊंगा। क्या काटेगा? गाय काटेगा, गाय काट पक्का। मजा आता है। जो भाई आप ना मतलब गाय पकड़नी होगी ना, गाय भैंस जो सारे वो उसमें हो गए, वो मेरे पास आ रही है आज जिसको पकड़ी जाती है वो पकड़ ले। पकड़ने की बात नहीं, इतने काटने की बात करें। मैं काटूंगा, मैं कटाऊंगा। क्या काटेगा? गाय काटेगा, गाय काट पक्का। मजा आता है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी जनपद के सतपुली चौबट्टा खाल में आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य अभियान कार्यक्रम में भारी जन समर्थन देखने को मिला। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल प्रभारी दिग्मोहन नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों, मातृशक्ति और युवाओं ने उत्तराखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब अपने हक और अधिकारों के लड़ाई के लिए क्षेत्रीय दलों की ओर मजबूती से बढ़ रही है। सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़ को उत्तराखंड क्रांति दल के बढ़ते जनाधार के रूप में देखा जा रहा है। मेरा मानना है ना, पहले तो ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायकों को हमने गद्दियों पर बैठा है जिनके बुद्धि का बिल्कुल विवेक खो चुका है। एक तरीके से पौड़ी से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री निकलते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी के लोग यहाँ से निकलते हैं, हर चीज़ में योगी जी यहाँ के हैं। तो यहाँ पौड़ी का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है? सतपाल महाराज जी ने अभी बीजेपी का एक बड़ा सा भव्य कार्यालय खुला हुआ है। क्या सतपाल महाराज जी को कार्यालय उद्घाटन करने के लिए जाने के लिए समय था? ये बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। और समस्याओं का तो अगर देखें तो अंबार लगा हुआ है। तो हम जन मुद्दों पे, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पे लगातार काम कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ। निश्चित तौर पर एक घर वापसी हुई है। और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं ऑलरेडी यूकेडी की सदस्यता 2007 में पहले ले चुका था और मैं 7 से और 2022 तक यूकेडी की ही सदस्यता में रहा। उसके मैंने कोई भी और राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करा। या ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 2022 में मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन जो मुद्दे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले सभी आंदोलनकारियों के थे और जिस परिकल्पना से ये राज्य बना, वो परिकल्पना दोनों ही दलों ने, चाहे वो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही हों, नहीं, काफ़ी कार्यकर्ता नहीं आए। गढ़वाल मंडल का पूरा आम आदमी पार्टी का विलय हो गया आपके साथ, दिग्मोहन जी के साथ। पूरा जो है उनके नेतृत्व में 210 आदमियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया। और ये दल के लिए तो है ही, लेकिन इस राज्य के लिए शुभ संकेत है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून और आसपास के पर्यटन स्थलों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सप्लाई साइड और पब्लिक रिस्पांस दोनों स्तरों पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण हाईवे प्रोजेक्ट्स निर्माण और मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं, जिनके पूरा होने के बाद वाहनों के दबाव को डायवर्ट करने के लिए नए विकल्प मिलेंगे और जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, जिससे सड़कों पर दबाव कम होगा। देखिए, हमारे बहुत सारे जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफिंग में हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। कुछ की जो हमारी अप्रूवल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो एडवांस स्टेजेस में हैं। तो ये तो हमारा सप्लाई साइड में एक सॉल्यूशन हुआ कि हम जितना एवेन्यूज दे सकते हैं ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए। और सेकेंडली, हम जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जो हमारे टूरिस्ट हैं या हमारे आगंतुक हैं, वो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे उससे ही उन्हीं को रिलीफ ज़्यादा मिल पाएगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए पूरी तरह एक्टिव है। साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रमों के साथ अब सरकारी दफ्तरों में रोजाना आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हाल ही में आयोजित एक जनदर्शन कार्यक्रम में करीब 300 आवेदक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि इस दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, निजी भूमि विवाद और विभागीय समन्वय से जुड़ी कई गंभीर शिकायतें सामने आई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसका मुख्य उद्देश्य जनता को ऑन स्पॉट राहत प्रदान करना है। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही एक्टिव किया जाता है।
देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार वैसे तो प्रति सप्ताह ये जन दर्शन आयोजित किए जाते हैं, पर इसके अलावा भी जो एप्लीकेंट्स आते हैं डेली, चाहे फील्ड विजिट्स में, ऑफिस में, उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो आज लगभग 300 एप्लीकेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए थे और स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ उनकी संवेदनाएं रहती हैं, ग्रीवेंसेस रहती हैं, चाहे वो हमारे सोशल सर्विसेज सेक्टर्स हो या प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स हैं। बहुत से केसेस में जो हमारी फील्ड मशीनरी है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जो टाइमलाइंस हैं वो टाइमलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन से कालिदास रोड स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित में कामों और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सप्ताह में एक डे अपनाने की अपील की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई स्कूटी चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी एक्टिवा बरामद की है। बता दें कि आरोपी मूल रूप से रायपुर क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में बुल्लावाला डोईवाला में रह रहा था। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की। और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और ईंधन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% ईंधन और 60 से 70% उर्वरक आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी बाधा का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने इस स्थिति को देखते हुए जनता से सतर्कता और संसाधन बचत की अपील की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल की स्मृति में जन संस्कृति मंच और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र द्वारा दून लाइब्रेरी सभागार में आवाज भी एक जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्मृति विस्थापन और प्रतिरोध विषय पर गहन चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने मंगलेश डबराल की कविताओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं को विस्तार से समझाया। वक्ताओं ने कहा कि उनकी कविताएं केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज की पीड़ा, विस्थापन और प्रतिरोध की सशक्त आवाज है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन प्रशासन और श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर दिया गया है। लगभग 25 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। स्थिति बिगड़ने से पहले ही जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन और श्रम विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई। देखिए, हमारे जनपद हरिद्वार में विगत कुछ समय से कुछ श्रमिकों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही थी कि उनको ये भ्रम और अफवाह के माध्यम से पता चला था कि उनका वेतन लगभग 20,000 कर दिया गया है और उनको बुलाकर बैठाकर उनके मैनेजमेंट को भी बुलाया गया यहाँ पर
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें निर्देश दिए गए। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न सेक्टर्स में लगाई गई कि कहीं पर भी किसी को कोई अफवाह के कारण कोई नुकसान ना हो, और उसके कारण उसी के साथ ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से भी सभी श्रमिकों को वास्तविक सूचना से अवगत कराएं। तो जो भी श्रमिक हमारे पास अपनी शिकायतें लेकर आए, उन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में लगभग 25 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को और उनके सेवा आयोजकों के मध्य यहाँ पर बैठा के वार्ता कराई गई। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पर्यावरणीय रूप से शुद्ध देखी जा रही हैं, लेकिन इसका बड़ा असर जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इतने सालों में अब तक इस पर कोई खास ध्यान नहीं हुआ है, लेकिन विभाग ये मानता है कि जंगलों की आग वन्यजीवों के लिए फायर सीजन में बड़ी समस्या बनती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन चारों ओर से घिरे पहाड़ वनों के बीच बसे राज्य उत्तराखंड में बसने वाले लोगों को समय समय पर अनेकों दैविक व भौगोलिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं बात करें वर्तमान समय की, तो इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ी परेशानी लगातार वनाग्नि और वन्यजीवों के हमलों की बनी हुई नजर आ रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जनपद में बढ़ती जंगल की आग की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिशा समिति की बैठक संपन्न होने के बाद जब सांसद अनिल बलूनी पौड़ी से कोटद्वार लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जंगलों में भीषण आग लगी दिखाई दी। इसी पर उन्होंने तुरंत ही वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। तो वहीं अपनी ही सरकार में वन संपदा के हो रहे भारी नुकसान के चलते अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। सांसद साहब के वायरल वीडियो पर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोलते हुए इसे धामी सरकार की नाकामी बताया है। साथ ही वनाग्नि और वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, तो उनके मेमोरेंडम में मुख्यतया फॉरेस्ट फायर, फ्लड प्रोटेक्शन और स्मार्ट मीटर को लेके इश्यूज रेज किए गए थे। तो जो फॉरेस्ट फायर का इशू है वो हम समस्त जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको कार्य योजना के अनुरूप काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए, सरकार के दावों की पोल तो स्वयं सरकार के मंत्री खोल रहे हैं। ये वनाग्नि इस प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। हर वर्ष ये एक परंपरा से चली आ रही है कि जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो यहाँ के जंगल जो है धधक उठते हैं। और पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वनाग्नि ने विकराल रूप धारण करा, लोग हताहत भी हुए। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो पैसा वनों के सुरक्षा के उपकरणों को खरीदने के लिए लगाना चाहिए, उससे वन मंत्रियों द्वारा या वन अधिकारियों द्वारा अपने लिए अपना लैपटॉप और मोबाइल खरीदे गए। चाहती हूँ, कहाँ की आग बुझाएंगे आप? जंगलों की आग बुझाएंगे या अपने दल में जो भीतर घात हो रही है आपके साथ वो आग बुझाएंगे? क्योंकि सुनने में तो ये भी आया कि आपकी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। जो दिशा की मीटिंग लेने के लिए आप गोपेश्वर पहुंचे थे, वहां 2 विधायकों समेत आपके जिला अध्यक्षों ने आपको घास नहीं डाली। तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है आप ही के खिलाफ, क्योंकि अब आपकी पार्टी सिद्धहस्त हो गई है विपक्षी दलों के लिए चक्रव्यूह रचने में और कूटनीतिक षड्यंत्र करने में। तो अब विपक्षियों पर आजमाते आजमाते वो अपनों पर भी आजमाने लगी है। इसलिए आपको न सिर्फ जंगलों की आग से सचेत रहने की जरूरत है, बल्कि अपने दल के भीतर घातियों से भी सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, लगातार हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर एक्शन ले रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिरूल वगैरह की जितनी लकड़ियां होती हैं उसको सरकार खुद खरीद रही है। जिस प्रकार से जितना हो सकता है उसका प्रयास सरकार कर रही है कि वन्य में जिस प्रकार से आग लगे। अभी आप देख रहे हैं गर्मियाँ कितनी चरम सीमा पर हैं अपनी, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को आह्वान भी कर रही है हमारी सरकार कि कहीं पर भी कोई आग जैसी चीजें न जलाकर फेंकी जाए। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के चलते प्रदेश की संपदा धू कर जल रही है। भीषण वनाग्नि का दृश्य देखा जा रहा है। आग ने विकराल रूप धारण करते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई स्थानों पर आग सड़क तक पहुंच गई है, जिससे जनजीवन और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है। वन केवल हमारी प्राकृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन, जल स्रोतों, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी है। इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर आवश्यक कार्रवाई एवं त्वरित नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी समन्वय बनाकर राहत एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। अब अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत जिन स्थानों पर आग लगने की सूचना मिल रही है वहां उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। इसके लिए फायर वॉचर भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हर साल सरकार विभाग वन्यजीव वनाग्नि को बचाने के दावे करता है, लेकिन ये दावे ऐसे वक्त पर हवाबाजी साबित हो रहे हैं जिससे हर साल करोड़ों की वन संपदा सहित वन्यजीव इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।